नमस्कार। कभी कभी लोकतंत्र के सबसे बड़े सबक सबसे छोटी जगहों से मिलते हैं। आज हम असम के एक विधानसभा क्षेत्र कालागांव की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वहां की मिट्टी, वहां का पानी और वहां के लोगों का वोट मिलकर सिर्फ एक चुनाव की नहीं बल्कि एक अच्छे शासन की पूरी कहानी कह सकता है। तो सबसे पहले चलिए काला गांव को महसूस करते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जिसकी पहचान उसकी नदी से है और वहां रहने वाले लोगों के जज्बे से। यहाँ जिंदगी की रफ्तार और राजनीति की दिशा दोनों ही ये नदी तय करती है। यहाँ के सपने, यहाँ के संघर्ष, सब कुछ इसी नदी के किनारों पर बसता है। और यहीं पर इस इलाके की सबसे बड़ी और शायद सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। लगातार आने वाली बाढ़ और टूटे फूटे रास्ते सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हर वोटर की रोजमर्रा की हकीकत है। सच कहूं तो ये एक वाक्य काला गांव की पूरी राजनीतिक कहानी को अपने अंदर समेट लेता है। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारा सफर शुरू होगा जमीन और वोट के रिश्ते से, फिर हम आंकड़ों के आईने में राजनीतिक तस्वीर देखेंगे, चुनावी इतिहास की जड़ों को टटोलेंगे, रणनीति के दांव पेंच को समझेंगे और आखिर में एक ऐसा खाका देखेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सही मायनों में लोगों के लिए शासन करने का रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं काला गांव के लोगों की, वहां की जमीन की। देखिए, काला गांव की राजनीति को समझने के लिए पहले वहां के समाज को समझना बहुत जरूरी है। ये कई समुदायों का एक गुलदस्ता है। यहाँ बोडो समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन साथ ही बंगाली भाषी मुस्लिम आबादी का भी एक बड़ा और अहम हिस्सा है। इनके अलावा असमिया, कोच राजवंशी और राभा जैसे कई समुदाय भी हैं, जो सब मिलकर इस कृषि प्रधान इलाके का सामाजिक ताना बाना बुनते हैं। और यही विविधता यहाँ की राजनीति को इतनी जटिल और दिलचस्प बनाती है। और इन सभी अलग अलग समुदायों को अगर कोई एक चीज जोड़ती है तो वो है नोआ नदी। ये नदी जीवन देती भी है और हर साल एक संकट भी लेकर आती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। हर साल तटबंध टूटते हैं, सड़कें पानी में बह जाती हैं और गांव का संपर्क बाकी दुनिया से कट जाता है। ये कोई एक बार की आपदा नहीं, ये एक सालाना चुनौती है। और यहीं पे सवाल उठता है शासन में गरिमा का, डिग्निटी का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार की सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी अपने हर नागरिक की जान, उसकी रोजी रोटी और उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना है, खासकर उनकी जो सबसे ज्यादा कमजोर है। बाढ़ से टूटे तटबंध को ठीक करना कोई एहसान नहीं है, ये शासन का सबसे पहला कर्तव्य है, उसका राजधर्म है। तो ये तो थी जमीनी हकीकत की बात। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस कहानी के पीछे की राजनीति को और साफ करते हैं। ये नंबर देखिए, 80.31%। ये 2021 के चुनाव में काला गांव का वोटर टर्नआउट था। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर चुप नहीं बैठे हैं। वो अपने हक के लिए जागरूक हैं, अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं और वो बदलाव चाहते हैं। इतना ज्यादा मतदान असल में एक संदेश है। और पिछले चुनाव के नतीजे इस तस्वीर को और भी साफ कर देते हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बीच एक बहुत ही करीबी मुकाबला था। बीपीएफ को जहां 41% वोट मिले, वहीं बीजेपी को भी 36% से ज्यादा वोट मिले। इतना कम अंतर ये साफ दिखाता है कि जनादेश कितना बटा हुआ है और यहाँ की राजनीतिक जमीन पर कितनी खींचतान है। चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। पिछले 30 साल के चुनावी इतिहास को देखते हैं, क्योंकि ये हमें इस इलाके की राजनीतिक सोच और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये टेबल बहुत दिलचस्प कहानी कहती है। ध्यान से देखिए, 1991, 2001 और फिर 2006 3 बार यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। साथ ही असम गण परिषद और बीपीएफ जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा भी साफ दिखता है। इसका संदेश बिल्कुल साफ है। काला गांव के वोटर किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर वोट नहीं देते। वो स्थानीय चेहरे, स्थानीय मुद्दे और जमीनी पकड़ को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो इस पूरे इतिहास से हमें क्या पता चलता है? कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। 1, यहाँ वोट बहुत ज्यादा बढ़ता है। 2, निर्दलीय उम्मीदवारों का जीतना ये दिखाता है कि बड़ी पार्टियों पर भरोसा अक्सर कमजोर रहा है। 3, क्षेत्रीय दलों की जड़ें बहुत गहरी हैं। और सबसे जरूरी बात, कालागाम में बाढ़ और सड़कें जैसे स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी बहसों पर हमेशा भारी पड़ते हैं।
यहाँ जीतने के लिए पार्टी का झंडा नहीं, जमीन पर काम चाहिए। तो अब जब हम यहाँ के वोटिंग पैटर्न को समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस राजनीतिक बिसात पर जीत की रणनीति आखिर क्या हो सकती है। चलिए एक रणनीतिक विश्लेषण करते हैं। यहाँ किसी भी पार्टी के लिए तस्वीर दो तरफा है। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदा है, एक बना बनाया ढांचा है, और मौका ये है कि बाढ़ के मुद्दे पर जो नाकामी हुई है उसके खिलाफ लोगों के गुस्से को अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी कम नहीं हैं। स्थानीय स्तर पर मजबूत नेताओं की कमी है, कार्यकर्ता हताश हैं और सामने वाले दलों के गठबंधन भी काफी मजबूत है। तो इस विश्लेषण से आगे बढ़कर अब हम एक ठोस, एक एक्शन प्लान की बात करते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि उसे जमीन पर उतारने का रास्ता भी दिखाए। देखिए, किसी भी रणनीति का दिल होता है एक सही नेता, एक सही उम्मीदवार। काला गांव के संदर्भ में 3 तरह के चेहरे सामने आते हैं। पहला, जमीन से जुड़ा मिट्टी का नेता जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करें। दूसरा, एक युवा दूरदर्शी जो नौकरी और टेक्नोलॉजी की बात करे। और तीसरा, एक समावेशी राजनेता जिसका अनुभव सबको साथ लेकर चले। हमारा विश्लेषण कहता है कि काला गांव जैसे क्षेत्र में जहां विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है, वहां सबसे कारगर मिट्टी का नेता ही साबित होगा। और सही उम्मीदवार मिल जाने के बाद जरूरत होती है एक सधे हुए प्लान की। ये है 90 दिनों की सीढ़ी। पहले 30 दिन जमीन तैयार करने में, लोगों की सुनने में और उम्मीदवार का नाम तय करने में। अगले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर आधारित कैंपेन चलाने में, एक ऐसा घोषणा पत्र लाने में जो यहीं की समस्याओं का हल बताएं। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत झोंक देने में, घर घर जाना और ये सुनिश्चित करना कि हर वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और हाँ, आज के ज़माने में डिजिटल प्रचार बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये याद रखना होगा कि मतदाताओं से रिश्ता बनाने के लिए विश्वास सबसे पहले आता है। चाहे व्हाट्सएप हो या एसएमएस, हर संदेश लोगों की सहमति से ही जाना चाहिए और उनके पर्सनल डेटा का पूरा सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति की निजता यानी प्राइवेसी की सुरक्षा करना एक भरोसेमंद रिश्ते की बुनियाद है। ये सिर्फ कानून नहीं, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो अब आखिर में इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ पिरोकर हम एक ऐसे विजन की बात करते हैं जो काला गांव के लिए एक जवाबदेह शासन की नींव रख सकता है। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं होने चाहिए, ये शासन की गारंटी होनी चाहिए। संदेश बिल्कुल साफ हो, हमारा फोकस सिर्फ स्थानीय समस्याओं जैसे बाढ़ और नौकरी पर है। वादा पक्का हो, हर समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दिया जाए, संगठन मजबूत हो, बूथ के कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाए और सबसे बढ़कर जवाबदेही तय हो। चुनाव जीतने के बाद एक काला गांव निगरानी समिति बनाने का वादा ये दिखाता है कि कोई सिर्फ वोट नहीं बल्कि जनता का विश्वास मांग रहा है। और हम अपनी बात को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक राजनीतिक जनादेश को सिर्फ चुनाव में जीत के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे शासन के लिए तैयार किया जा सकता है जो वाकई में काम करे, जिसके काम को नापा जा सके और जो जनता के प्रति जवाबदेह हो? काला गांव का जनादेश शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।